A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwapar, Badhalganj. Students, today I am going to start Geography Chapter 1, Our Resources. In this chapter, you will learn about resources, about natural, human and human-made resources, about sustainable development. Look around and observe your surrounding. List the name of at least 10 things that you find in your immediate environment. Are they of any use to you? If yes, write against their names the purpose they serve. यानी जब वीडियो आप देखेंगे तो आप जिस भी जगह पे बैठे हो अपने आसपास के एटलीस्ट 10 चीज़ों का नाम लिखिएगा और वो चीज़ें जो कि आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे अगर आप अपने बेडरूम में बैठे हो, स्टडी रूम में बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, बाहर लॉन में बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या 10 चीज़ें प्रेजेंट हैं और अगर वो किसी पर्पस सर्व कर रही हैं आपके लिए, कोई काम में आ रही है, तो उसका पर्पस उसके सामने लिख दीजिएगा। ये काम आप एक रफ शीट पे कर सकते हैं, फेयर कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ ऑफ सम यूज़ और द अदर, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास की हर एक चीज़ आपके किसी न किसी काम में आती ही है। फॉर इंस्टेंस फूड, क्लोथ, फर्नीचर, बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि खाना हो गया, कपड़ा हो गया, फर्नीचर्स हो गए, बुक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स हो गए, ये हमारे किसी न किसी काम में आते ही हैं। इवन मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन आर ऑफ वैल्यू टू यू एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारे घरों में, गार्डन्स में जो प्लांट्स लगे रहते हैं, जो फ्लावर्स लगे रहते हैं, वो भी हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमने तुलसी लगा दिया या और भी हर्ब्स लगा दिए, या फिर टोमेटो हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब हम लोगों ने किचन गार्डन में बनाया हुआ है, कई फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए तो वैल्यूबल हैं क्योंकि हम उसे कंज्यूम करेंगे। प्लस ये एनवायरनमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ब्यूटी, यानी कि अगर आपके यहाँ रोज़ क्या हो गया और भी हिबिस्कस हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, ये सब अगर फ्लावर्स आपके यहाँ गार्डन में लगे हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, नेचर को एक ब्यूटी, एक सुंदरता प्रोवाइड कर रहे हैं। All the elements of the environment which can be used to satisfy our needs and are of value to us are called resources, यानी प्रकृति में मौजूद हर एक तत्व जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आता है और हमारे लिए कुछ न कुछ उसकी कीमत है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। यही रिसोर्स का डेफिनेशन की टर्म में भी दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर अ रिसोर्स बिकॉज दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल to transform materials available in our environment into resources. ह्यूमन बींग्स यानी मानव खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है क्योंकि वही अपनी बुद्धि का, अपने हुनर का प्रयोग करके इन मटेरियल्स को एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। एनवायरनमेंट में बहुत से मटेरियल्स हैं जो कि कोई भी वैल्यूबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग्स उसको ट्रांसफॉर्म करके एक वैल्यू उसके अंदर ऐड कर देते हैं। Thus, any material from nature becomes a resource as and when humans find it useful and attach some value to it. तो नेचर में जो प्रेजेंट मटेरियल्स हैं वो रिसोर्स कब बनते हैं, जब ह्यूमंस को लगता है कि हाँ ये कोई ना कोई ज़रूरत के हमारे काम आ सकते हैं और ह्यूमन उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, तभी वो मटेरियल्स क्या होते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। For example, waterfalls were just rivers tumbling down steep slopes with no real use. They become a resource only when human beings invented the technology of harnessing the force of falling water to generate electricity. तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जो झरने थे, पहले झरने क्या होते थे, बस महज वो रिवर थे जो कि ऊंचाई पर से नीचे ज़मीन पर गिरते थे और उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस, कोई रियल यूज़ तो नहीं था। लेकिन वो रिसोर्स कब बने वाटरफॉल्स, जब ह्यूमन बींग्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जहाँ से वो ये गिरते हुए पानी का जो फोर्स है उससे वो बिजली उत्पादन करने का जो टेक्नोलॉजी का जब इन्वेंशन हुआ, तब जाके क्या हुआ, ये जो स्लोप वाटरफॉल्स थे इनको भी एक रिसोर्स डिक्लेयर किया गया और जो बिजली हम लोग वाटर से जनरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि वो नेचुरल एलिमेंट्स जिसका हम
कुछ ऐसा यूज़ करते हैं जिससे हम कोई चीज़ पैदा करते हैं जो कि हमें इकोनॉमी यानी मनी जनरेट करके देती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू की चीज़ें। Sometimes human attach aesthetic value to some natural elements such as mountains and seas for their scenic beauty too. तो कई बार ह्यूमंस क्या होते हैं, जैसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है, जैसे माउंटेन्स हो गए, सी हो गए, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे कर देते हैं कि वो और भी ज़्यादा वो प्लेस जो है वो ब्यूटीफुल लगने लगता था। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के अंदर ब्यूटी ऐड कर देते हैं तब। Humans' needs are not the same everywhere in the world, nor they have remained static over the years. यानी मानव की जो जरूरतें हैं और मानव खुद कभी भी एक जैसे नहीं है पूरी दुनिया में, और ना ही ये टिक के कहीं रहते हैं। With the progress of society and the advent of science, our material needs have increased manifold and have become more complex. यानी जैसे जैसे समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइंस के अंदर नित नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हो रहा है, वैसे ही जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा लाख गुना बढ़ भी गई हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। यानी पहले हम लोग सीधी सादी चीज़ों में काम कर लेते थे, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें और भी ज़्यादा कंफर्ट और भी ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन, देयर नॉलेज एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पजेस। यानी किसी भी रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उस जगह पे रहने वाले, जहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उस जगह पे रहने वाले लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें कितनी बुद्धि है और उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है जो कि वो लोग इस रिसोर्स को कोई ना कोई वैल्यूबल आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। The mineral deposits in Africa were not valuable to the natives as they were ignorant about their use. When the European settlers explored and developed the mineral deposits, they become important resources. यानी अफ्रीका के अंदर बहुत ढेर सारे मिनरल डिपॉजिट्स थे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस चीज़ों की केयर नहीं किए और उन हमेशा उस चीज़ों को इग्नोर करते रहे कि ये सब चीज़ें तो किसी काम की नहीं है। लेकिन वहीं पे जब यूरोपियन सेटलर्स आके बसने लगे, उन्होंने इन मिनरल डिपॉजिट्स को देखा, उसको निकाला, उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया, तो आज क्या है, वही मिनरल डिपॉजिट जो एक समय इग्नोर किए जा रहे थे आज बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है उनके लिए। इन डेवलप्ड कंट्रीज रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली व्हाइल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर येट टू फुली एक्सप्लॉयट देयर रिसोर्सेज एज दे डू नॉट हैव देयर रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, चाइना, जापान, रशिया, कनाडा, ये सब कंट्रीज किसके कैटेगरी में आते हैं, डेवलप्ड। यानी यहाँ पे रिसोर्सेज का फुल्ली यूज हो चुका है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्रीज अभी भी अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनका 100% यूज नहीं किए हैं। इसीलिए ये क्या है, क्योंकि एक बात ये भी है कि वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं आई है जो कि रिसोर्सेज को 100% वैल्यूबल चीज़ों में कन्वर्ट कर सके। फिर भी हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है और देशों के कंपैरिजन में, जैसे जिसका मैंने नाम लिया। Did you know that discovery of petroleum deposits had transformed the desert countries of the Middle East such as Saudi Arabia, Kuwait and Qatar into the rich nations that they are today? यानी कि पहले जब तक इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स सर्च नहीं किए गए थे, ये सब बहुत पुअर नेशंस की कैटेगरी में आते थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम डिपॉजिट्स का पता लगा, आज ये देश वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। The importance and use of a particular resource also changes with time. यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करें तो उसकी ज़रूरत समय के अनुसार बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइडेड ओनली टिम्बर एंड फायरवुड टू द लोकल्स. After being converted to national parks, not only do they preserve the flora and fauna, they also promote tourism and generate a lot of income. यानी कि पहले के समय में जो हमारे वन क्षेत्र थे वो सिर्फ वहाँ के लोकल या जो भी ट्राइबल्स वहाँ पे रहते थे उनके फायरवुड और उनको टिम्बर्स देने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे इन वन क्षेत्रों को फॉरेस्ट पार्क्स, नेशनल पार्क्स बना दिया गया है, तो अब क्या होते हैं,
ना ही इनके अंदर जो प्रेजेंट हुए फ्लोरा एंड फाउना यानी प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं अब उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम ना हो या खत्म ना हो, बल्कि इससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है और इनकम भी जनरेट होती है। यानी कि जैसे हम लोग जब जू वगैरह जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो वहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात हो रही है, वहाँ टिकट्स लगते हैं, तो इससे इनकम हो गया। प्लस आप घूमने जाते हो, आप किसी और जगह जाओगे तो आपके लिए ये टूरिज्म एक टूर हो गया। Therefore, the term resource does not refer to a thing or a substance, but to its function or its ability to fulfill human needs. तो इसीलिए रिसोर्स क्या है? रिसोर्स किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को नाम नहीं दिया गया है, ये उसके फंक्शन को नाम दिया गया, उस चीज की कैपेबिलिटी को नाम दिया गया है जो कि ह्यूमन नीड्स, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। According to the nature of resources, they can be classified into three types: natural, human and human made. यानी कि रिसोर्सेज की अगर प्रकृति की बात करें तो उसके ऊपर रिसोर्सेज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक होंगे प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं, दूसरा मानव और तीसरा मानव द्वारा निर्मित। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। आर द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का कि जो भी चीजें नेचर से मिलेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। यानी उनके उत्पत्ति के बेसिस पे अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। Biotic resources, these are obtained from living organisms such as plants and animals. Biotic resources हम कहाँ से लेते हैं? Plants और animals से हमें मिलते हैं। They include forest products, grasses, herbs, crops, wild and domestic animals. यानी कि ये देने वाले हमें कौन होते हैं? जंगल, जंगल से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ग्रासेस जो हर्ब्स ग्रो होते हैं, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, चाहे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड मतलब क्या है? जो जंगली जानवर है, और डोमेस्टिक जिन्हें हम घरों में पालते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड्स। ये सारी ही चीजें हमारे डेली किसी न किसी जरूरत को पूरा करने में काम आते हैं। ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दस दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये यूज होने के बाद दोबारा प्रोड्यूस हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। जैसे कि आपने क्रॉप्स को यूज कर लिया, वो अगले साल फिर ग्रो हो सकते हैं। ग्रासेस कट होने के बाद फिर से ग्रो हो सकते हैं। हर्ब्स का हम लोग ने यूज कर लिया, वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को किल कर दिया, आगे वो रिप्रोड्यूस करके, मतलब ऑलरेडी उनके बच्चे रहते हैं। प्लस जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रीज से आपने कोई भी चीज लिया, ट्री जो है उसको वापस से प्रोड्यूस कर लेगी। इसीलिए बायोटिक रिसोर्सेज को एक दूसरा नाम दिया गया है, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from the non-living or physical environment. Land, soil, water, air, rocks and minerals are abiotic resources. Abiotic resources क्या होते हैं? जो कि हमें नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरमेंट से मिलते हैं, जैसे कि जमीन हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, पत्थर हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब के सब क्या है? एबायोटिक। ह्यूमंस यूज देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो एबायोटिक रिसोर्सेज का हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों यूज करते हैं। जैसे लैंड्स के ऊपर हम लोग कोई भी बिल्डिंग बना दिया, ऑफिसेज बना दिए, पार्क्स बना दिए, गार्डन बना दिया, या फिर सॉइल का यूज करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, एयर का यूज करते हैं हम ब्रीदिंग करने के लिए, वाटर का यूज करते हैं हम हमारे डेली लाइफ के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, और मिनरल्स का यूज करते हैं बहुत सी चीजों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। तो चाहे इसको आप डायरेक्टली भी यूज करते हैं या इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं। Some abiotic resources like minerals are non-renewable, while some of them like water and air are renewable. तो abiotic resources के अंदर सारे resources renewable या non renewable नहीं होते, कुछ non renewable भी है, कुछ renewable भी है। जैसे air और water क्या है? renewable है। वही minerals की बात करें तो वो non renewable है।
On the basis of their renewability, natural resources can be classified as renewable resources and non-renewable resources. Renewability मतलब क्या होती है? वो चीजें जिसे हम, जैसे एक चीज होता है ना कि लाइसेंस रिन्यू कराना है मतलब कि उसका डेट जो है वो खत्म हो गया है, अब उसको वापस से आगे के लिए हमें उसका डेट जो है वो इंक्रीज कराना है। इसी तरह रिन्यूएबिलिटी मतलब जो चीजें वापस से प्रोड्यूस हो सके। तो नेचुरल रिसोर्सेज को इन एबिलिटी के ऊपर दो क्लासेस में बांटा जा सकता है, जिसका नाम है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, some resources like sunlight, wind, water and sand do not get exhausted even after continuous use. तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे सनलाइट हो गया, एयर, वाटर, विंड, सैंड, ये सब आप लोग कितना भी यूज करिए, ये सब चीजें कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। These are the inexhaustible resources. एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई चीज हम यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। जैसे खाना है तो खाना जैसे मतलब जो बना हुआ खाना, जैसे दाल चावल अगर घर में बना है तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही बना होगा, मान लीजिए सब लोग ने खा लिया तो वो एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल मतलब क्या है? आप सनलाइट कितना भी यूज कीजिए, तो ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर सनलाइट का यूज किए तो कल सनलाइट नहीं मिलेगी या कल एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। ये सब चीजें इनएग्जॉस्टिबल है, लगातार यूज करने के बाद भी ये खत्म नहीं होते हैं। These are some resources are limited in supply and get diminished after every use, but they have the capacity to reproduce and regenerate within a period of time. अब इनमें से कुछ रिसोर्सेज जो हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, और ये हो सकता है कि लगातार यूज के बाद वो चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो वापस से अपने आप को रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कर ले, अगर उसको कुछ टाइम बीइंग के लिए छोड़ दिया जाए तो। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। तो ये बायोटिक क्या हो गया? ये पोटैटो हमें दिख रहा है, ये क्या है? बायोटिक है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है। और रॉक्स क्या है? एबायोटिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग से मिला हुआ है। दे इंक्लूड बायोटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आ गए? बायोटिक रिसोर्सेज आ गए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कर सकते हैं। अप्लाई इट विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ज्यादा यूज के बाद खत्म हो सकते हैं और इनको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते इजिली। दीज आर द एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज यूज करने के बाद खत्म हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल। दे इंक्लूड ऑन मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जैसे आयरन, कॉपर मिनरल्स हो गए, इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम का रिजर्व खत्म हो जाएगा तो आज खत्म हुआ तो कल परसों में बन जाएगा, नहीं, उसको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगा है। इसीलिए इन चीजों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। Some of the minerals like iron, gold and silver can be recycled with the help of technology. Fossil fuels, however, cannot be recycled. अब कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को रिसाइकल करके भी नहीं दोबारा बना सकते हैं। On the basis of their stage of development, natural resources can be classified as potential and actual resources. यानी रिसोर्सेज कितना ज़्यादा डेवलप्ड है उसके बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पोटेंशियल, दूसरा है एक्चुअल। तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी जैसे कोल माइन है, कोल माइन एक बार आप यूज़ कर लेंगे तो कोल्स का, तो वो दोबारा आप नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। और वही वाटर का सोर्स है। वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो है, वाटर साइकिल के थ्रू वाटर हमेशा बनता रहता है, कंटिन्यूस ये साइकिल चलती है। तो आप कितना भी वाटर यूज़ करें, वाटर जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, these are resources which exist in a region and could be used in the future but have not been developed yet to their full potential. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि पर्टिकुलर किसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, यानी
जो 100% जो हमसे उनसे यूज़ कर सकते थे, अभी वो उस लायक डेवलप नहीं हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल्स विच कुड बी हार्नेस्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट एट प्रेजेंट हैव नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज. यानी अफ्रीका के अंदर लाखों झील हैं जिनका की यूज़ हम लोग वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 100% उनको उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया है जिससे कि इन फ्यूचर उनका इस्तेमाल किया जा सके. The waterfalls are thus a potential resource for Africa. To develop potential resources fully, a detailed survey is required by estimating their quantity and quality. तो waterfalls क्या है? अफ्रीका के लिए पोटेंशियल रिसोर्स है जिसका वो डेवलपमेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर. और एक पोटेंशियल रिसोर्स को फुली डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सर्वे करना पड़ता है, यानी कि इस पोटेंशियल रिसोर्स से जो चीज़ें जनरेट होंगी उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कितनी होगी, क्या क्या मशीनरी इसके लिए लगेंगी. तो इसके लिए एक बहुत डिटेल सर्वे ज़रूरत होती है. एक्चुअल रिसोर्सेज, these are resources which can be put to actual use as their quantity and quality have been properly assessed. तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अपने एक्चुअल फॉर्म में ही यूज़ किए जा सकते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑलरेडी एक डिटेल सर्वे के द्वारा असेस किया जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल, कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया. जैसे कि अगर कोई कोल का डिपॉजिट होगा, आयरन ओर का डिपॉजिट होगा, तो ये पता होगा कि इस जगह पे ये माइन जो है वो प्रेजेंट है. तो हमें बस क्या करना है? मशीनरी ले जाके उसका यूज़ करना है. The portion of the actual resource which can be developed profitably with available technology is called a reserve. यानी एक्चुअल रिसोर्स का वो पोर्शन जो कि जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यानी कि रिसोर्सेज कहाँ पे नेचर में कितनी प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में, उस बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो क्लासेस में बांटा जा सकता है. एक होता है यूबिक्विटस, दूसरा होता है लोकलाइज्ड. यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक सनलाइट एंड एयर. यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पूरी दुनिया में प्रेजेंट है, चाहे इंडिया की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, अफ्रीका की बात कर ले. जैसे कि सनलाइट और एयर हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है. इसके अलावा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं आर दोज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कोल. जैसे कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या है? वो किसी एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उससे वो मैटर नहीं करता, मतलब ये चीज़ नहीं है कि वो पूरी दुनिया में ही प्रेजेंट है, वो किसी एक सर्टेन जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे कि कहीं पे भी अगर हम लोग बात करें तो कहीं कोल डिपॉजिट्स होते हैं, कहीं आयरन के डिपॉजिट्स होते हैं, और जैसे कहीं पे बहती हुई नदियां हैं, कहीं पहाड़ हैं. तो ये सब चीज़ें हर जगह प्रेजेंट नहीं है. जैसे हम लोग के यहाँ पहाड़ नहीं है, नदियाँ नहीं, मतलब नदियाँ हैं लेकिन झरने नहीं है. तो ये सब चीज़ें कहीं कहीं प्रेजेंट होती हैं, कहीं नहीं. So by this much explanation of chapter is over. The remaining chapter will be explained in the next video. In this week I will try to complete the geography syllabus also, because after the next week your pre-mid examinations are going to start. So all the students are requested to complete their copies. So all the students, I am trying to complete my syllabus as soon as possible I can, but यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर बुक्स एंड कॉपीज़. बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक्स एंड कॉपीज़ की कंप्लीट पिक्चर तुरंत भेजते हैं. तो सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए और धीरे धीरे जो कॉपीज़ हैं वो पूरी करते रहिए. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बट कंटिन्यू योर स्टडीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.